चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, जिसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में बात किया था, जिसमें हमने शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी की इंडस्ट्रीज के बारे में बात की थी। तो गवर्नमेंट ने किस तरह से इंडस्ट्रीज को बांट दिया था अपनी अपनी कैटेगरीज में, और इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग भी शुरू कर दी थी। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं कि आपका इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में उन्होंने क्या शुरू किया था और कैसे शुरू किया था। तो आ जाओ यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का क्या मतलब है? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का मतलब होता है कि ये एक रिटर्न परमिशन है जो कि गवर्नमेंट से मिलती थी कि अगर आपको किसी भी तरह की इंडस्ट्रियल यूनिट लगानी है या कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी है गुड्स की, तो आपको लेने की जरूरत पड़ेगी लाइसेंस। तो लाइसेंस किन किन चीज़ों के लिए इशू होता था, यहाँ पर 3 चीज़ें लिखी गई हैं। आपको किसी भी तरह की नई इंडस्ट्री सेटअप करना है तो आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता है, या आपको अपनी एग्जिस्टिंग वंस को एक्सपैंड करना है, या आपको नई ब्रांचेस खोलनी है, या अपने प्रोडक्ट्स का डाइवर्सिफिकेशन करना है। जैसे कि आप मान लो शूज़ बना रहे हो, तो अब आप यहाँ पर कोई मोबाइल फोन्स बना रहे हो, या आप कोल्ड ड्रिंक्स बना रहे हो, या आपको किसी और तरह का प्रोडक्ट भी बनाना है, तो आप मल्टीपल ब्रांचेस आप खोलना चाहते हो या उसकी डिवीजन बनाना चाहते हो, तो भी आपको रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी आई थी, इसके अंदर बताया गया था कि किसी भी तरह की नई इंडस्ट्री जो है वो अलाउ नहीं है अगर उसके पास में लाइसेंस नहीं लिया हुआ उसने गवर्नमेंट से। दूसरा इट वाज इजियर टू ऑब्टेन लाइसेंस अगर इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो एस्टैब्लिश की जाती है इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में। बात समझ रहे हो? जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में अगर इंडस्ट्री डेवलप कर रही है, तो आप बताओ क्या देश को बेनिफिट है इसका? इकोनॉमिकली बैकवर्ड तो समझते हो बेटा, आपको एडवांटेज क्या है देश को, कि कोई ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इकोनॉमी तो शहरों में भी बढ़ सकती है, जरूर थोड़ा कि बैकवर्ड। सर वहां पर पॉवर्टी होगी वो खत्म होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी वहां पर वो खत्म होगी, तो इसलिए बोला जाता है ना कि आप गांव में या ऐसे इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में खोलो ताकि वहां के सिटीजन्स का भी लाइफ स्टैंडर्ड क्या हो, इंक्रीज हो। सो इस एडिशन के अंदर माना गया कि सर्टेन टैक्सीज में छूट दी जाएगी, कंसेशन दिए जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पर आपको लो टैरिफ देना पड़ेगा। तो इस पॉलिसी का पर्पस था टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनल इक्वालिटी। क्या टैरिफ का मतलब होगा एक तरह का टैक्स। ठीक है, पहले टैरिफ वर्ड यूज किया जाता था, जैसे इंपोर्ट करने के लिए टैक्स लग रहा है, ड्यूटी है, हम लोग बात करेंगे। टैरिफ का मतलब यहाँ पर ड्यूटी हो गया। ठीक है, सामान मंगाने भेजने के लिए जो टैक्स लगता है वो ड्यूटी कहला रहा है यहाँ पर। और ये मेजरली किसके लिए प्रमोट किया गया? ताकि रीजनल इक्वालिटी आए। रीजनल इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ? रीजन मतलब जैसे देश के अंदर अर्बन रीजन भी है, रूरल भी है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया भी है, इकोनॉमिकली बड़ा अच्छा एरिया भी है। तो जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया है तो उसको ऊपर लाने के लिए क्या करेंगे सर? वहाँ पर इंडस्ट्रीज को ओपन किया जाएगा, वहाँ के लोगों को काम मिलेगा, वहाँ के लोगों की डिमांड्स पूरी होंगी, नीड्स पूरी होंगी, तो इसलिए क्या हो जाएगी? इक्वालिटी। यहाँ पर रीजन क्या बोला गया है? जो जगह है जो ज़्यादा डेवलप नहीं है, जो ज़्यादा डेवलप है, इन सबको रीजन बोला गया। आप स्टेट्स में भी बांट सकते हो उसको। क्लियर है यहाँ तक? ये बात क्लियर है भाई साहब? भाई साहब, लाइसेंस वॉज नीडिड इसलिए भी जरूरी होता था कि अगर भाई फिर से वही आ गया कि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को अगर एक्सपैंड करना, डाइवर्सिफाई करना है, तो उसके लिए भी आपको क्या रिक्वायरमेंट है? लाइसेंस की। तो ये 3 बातें तो आपको समझ में आ गई, आपने ऑलरेडी ऊपर भी पढ़ी थी ये बात। अब आ जाओ, नया टॉपिक इसमें आता है SSI। अब देखो मैं आपको बताता हूं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसके करीबन 10 साल के बावजूद भी, 8 साल के लगभग बावजूद भी, जो बड़े बड़े प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे वो तो सरवाइव करने में सक्षम थे क्योंकि उनके पास में बहुत सारा पैसा था। लेकिन समस्या यहाँ पर आती थी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जो काम करने वाले लोग थे, जो स्मॉल स्केल के एंटरप्रेन्योर्स थे, उनके लिए बड़ी समस्या आती थी। उनको अच्छा रॉ मटेरियल नहीं मिलता था, उनको सस्ते रेटों पर नहीं मिलता था। तो इस केस में एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक्ट के अंदर में 1955 में, याद रखना डेट 1955, एक कमेटी आती जिसको बोलते हैं करवे कमेटी। क्या बोल रहे हैं? करवे कमेटी। करवे का मतलब हुआ कि भाई, करवे तो वैसे कमेटी का नाम था, अगर हम लोग याद रखने के लिए बोले तो काम करवे। काम करवे, जो काम करेगा उसको अच्छा पैसा मिलेगा। और यहाँ पर किसकी बात की गई? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? वैसा आप मेरे से बीच बीच में पूछ सकते हो, आई हैव नो इश्यूज। अगर रिकॉर्डिंग्स भी चल रही है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग चल रही तो आप बोल नहीं सकते, वो कोई इशू नहीं है। आपको जैसा बोलना है आप बोल सकते हो। डाउट्स पूछने वो मैं सब इसके अंदर काट दूंगा।
अगर मुझे लगेगा कि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, तो ज़्यादा मजाक खिल कर दी तुमने उसके अंदर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई लाइव थोड़ा चल रहा है मेरे बच्चे, ठीक है। तभी तो आगे बिठाए तेरे को, बिल्कुल आगे, ताकि तू मेरे से डाउट्स पूछे। अब याद देखो, अब मेरे बच्चों स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की हम लोग बात करते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डिफाइन कैसे किया गया? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का मतलब है कि उसके अंदर मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट एसेट के रूप में वो अलाउ होगी 5 लाख रुपए तक। कब तक, कहां तक? 5 लाख रुपए, सॉरी 5 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक। वाह, हाउ स्मॉल इट इज। 5 लाख से 1 करोड़ के बीच में आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। वो कहते हैं कि आपकी असेट्स और आपकी इन्वेस्टमेंट मिलाकर के टोटल जितनी भी है वो 5 लाख से 1 करोड़ होगी। अब ध्यान रखना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऐसे माइक्रो भी आती है, स्मॉल से और भी छोटा होता है माइक्रो। जैसे कोई भी चीज स्मॉल है और बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है तो वो माइक्रो कहलाती है। जैसे मान लो हमारे बाल हो गए सर के, वो बिल्कुल माइक्रो है, बहुत सारे हैं। और स्मॉल की बात की जाए तो मान लो हम जिसको, मान लो ये स्मॉल है, माइक्रो हमारे बाल हो गए, उस तरह से, है ना मेरे बच्चे। चलो अब आ जाओ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहां पर ओपन होगी मेरे बच्चों? कहां होगी? बेटे सवाल समझो, कहां पर ओपन होगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ना? बेटा ये ज्यादातर होती है रूरल एरियाज में, इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज में। उसको उठाने के लिए, और किसी चीज को उठाना हो तो क्या करना पड़ता है बेटा? वहां पर आपको काम देना पड़ता है बेटे, वहां पर काम देना पड़ता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का सबसे पहला बेनिफिट क्या था सर? इन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करा। देखो मैं आपको बताता हूं, आप बोलोगे सर ये तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी तो करती होंगी। बेटा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज किया जाती है बजाय कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक। मान लो ये लेबर है हमारी क्लास में, मैं इसको काम पे क्यों लगाऊंगा जब मेरे पास ढेर सारा पैसा हो? मैं इसकी जगह मशीन लगाऊंगा। जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी तो मैं बहुत सारी ढेर सारी लेबर रखूंगा, इसलिए वहां पर क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। यहां तक समझ में आई? अब याद है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन समझ में आई? हेलो बेटा, पीछे वाला बच्चा, हेलो। तो यहां पर आपको ये समझ में आई। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इनको जरूरत थी बिग इंडस्ट्रीज से या बिग फर्म से प्रोटेक्शन की। प्रोटेक्शन तो आप सब समझते ही होंगे। इसका मतलब होता है गवर्नमेंट छतरी बन के आ गई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। वो कैसे आई बच्चों? सुनो, उन्होंने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि हम तुम्हें बिग स्केल इंडस्ट्री से बचाएंगे। उन्होंने ना कुछ प्रोडक्ट्स का रिजर्वेशन कर दिया। क्या कर दिया? रिजर्वेशन क्राइटेरिया डाल दिया कि भाई ये जो प्रोडक्ट है केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व कर दिए कि गवर्नमेंट रिजर्व प्रोडक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कि ये सिर्फ एसएसआई बनाई, आप नहीं बना सकते, बड़े इंडस्ट्रीज आप नहीं बनाओगे, ये सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का ही काम है। क्लियर है यहां तक? और दूसरा कई सारे कंसेशंस भी दिए। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक्साइज ड्यूटी लोअर कर दी, बैंक रेट लो कर दिया, बिजली में छूट दे रहे हैं और कई सारे कंसेशंस दे रहे हैं, टैक्सेस कम कर दिए। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में बहुत बारी पूछा जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में। यहां तक बात समझ में आई आपको? अब नेक्स्ट आता है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड से आप क्या समझते हैं? फॉरेन ट्रेड का मतलब यही होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, है ना, टू एंड फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया जब इंडिया एंटर्ड इनटू प्लान डेवलपमेंट 1950s के बाद जितना भी हुआ, देखो मैं बताऊं, हम ना पहले डिपेंडेंट किस पर थे? दूसरे देशों पर डिपेंडेंट थे। अंग्रेजों ने हमारी इतनी बुरी हालत कर दी थी, हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। क्या बढ़ गया था? हमारा इंपोर्ट बढ़ गया था। सेल्फ सफिशिएंसी खत्म होगी, कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप पर आ गए। अब तो हम व्हीट राइस भी मंगा रहे हैं, इतने हम लोग पागल हो गए थे, हम लोग सारा का सारा इंपोर्ट करने लगे थे। अब हुआ क्या, इसके अंदर गवर्नमेंट को जरूरत पड़ी कि भाई इतनी सारी प्रॉब्लम के बावजूद हम कैसे निपटे। तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली जिसका नाम था ट्रेड पॉलिसी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या निकाली? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। याद रखना, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि मान लो ये एक बच्चा है, मान लो ये मोक्ष है, मान लो मोक्ष बाहर से एक शर्ट मंगा रहा है पहनने के लिए। कहां से मंगा रहा है? मान लो रशिया से मंगाता है, ठीक है। अब क्या कर रहा है? सर ये जो शर्ट रशिया से मंगा रहा है, इतनी अच्छी फिटिंग है, बहुत बढ़िया, एकदम स्टिचिंग है, बहुत बढ़िया। अब इसने ये महसूस किया, ये तो खैर कुछ महसूस नहीं कर रहा क्योंकि ये तो आम जनता, आम जनता को तो अपने से मतलब है, एकदम स्वार्थी था ये बहुत ज्यादा, है ना। अब तो इसने किसी चीज के बारे में, इसको टीचर ने भी समझाया कि इतना इंपॉर्टेंट मत किया कर, लेकिन सुनते कहाँ है बच्चे आजकल के। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना इस टी शर्ट को अपने देश के अंदर बनाया जाए। क्या? क्यों ना इस टी शर्ट को
अपने देश के अंदर बनाया जाए। अपने देश में बनाने से कई सारे फायदे होंगे, वो क्या होंगे उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखो, इन ऑर्डर टू, सबसे पहला तो आता है सेल्फ सफिशिएंट। क्या आता है? सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए हमें ये पॉलिसी को अपनाना पड़ा। किससे अपनाना पड़ा? सर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। क्या? हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। हम लोग क्या करने वाले हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्शन। क्या करने वाले हैं? हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन करेंगे। याद रखना, क्वेश्चन में आ जाता कि आप इंपोर्ट को किससे रिप्लेस करोगे? सर डोमेस्टिक प्रोडक्शन से। क्लियर है यहां पर ये बात? इन द फर्स्ट 7 plans, trade was characterized by inward looking policy, inward looking trade strategy, inward looking policy भी बोला जाता है इसी को। इसी का दूसरा नाम क्या होगा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी या ट्रेड पॉलिसी। इनवर्ड लुकिंग का मतलब यही है कि आप खुद की तरफ देख रहे हो और आप बाहर की तरफ देख ही नहीं रहे सामान खरीदने के लिए। आप सामान खरीदने के लिए खुद की तरफ, इंडिया की तरफ ही देख रहे हो। अपनी डोमेस्टिक चीजों पर आप लोग ज्यादा रिलाय कर रहे हो। यहां तक बात समझ में आई? और टेक्निकली इसको क्या बोला गया? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लेना, सेम की सेम वही चीज है। इंस्टेड ऑफ इंपोर्टेंट व्हीकल्स मेड इन फॉरेन कंट्री, हम लोग क्या कर रहे हैं? यहीं पर ही बनाएंगे। क्लियर है यहां तक? जैसे बीच में रेडमी के फोन चाइना में बनते होते थे, अब हमने क्या करा? उसको डोमेस्टिक इंडिया में बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। अगर देखो चाइना में बन रहा था तो वहां की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही, जब यहां पर बनेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी तो यहीं की लोकल लेनी पड़ेगी। क्लियर है यहां तक? रिसोर्सेज तो हमारे यूज होने वाले हैं। तो बेसिक एम क्या था इसका? वॉज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री। जैसे अगर आप इंपोर्ट करते रहोगे तो बेचारे इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, क्या वो काम कर पाएंगे अच्छे से? क्योंकि हमारा देश तो नया नया आजाद हुआ है, हमारे पास तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी भी नहीं है। तो इसलिए इसको कम किया जाए ताकि अपने देश पर रिलाय किया जाए। क्लियर है यहां तक ये बात? और दूसरा, द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैन सर्व टू डेफिनेट ऑब्जेक्टिव। पहला कि अपना प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज को हम लोग क्या करने वाले हैं? सेव करने वाले हैं। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है भाई? आपके पास में डॉलर पड़े हुए हैं, देश के पास में और कोई करेंसी पड़ी है दूसरे देश की अगर हम ज्यादा इंपोर्ट करेंगे तो वो बाहर जाएगा ना सारा का सारा, और अगर हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे तो वो हम लोग सेव करके रख सकते हैं। ठीक है। और दूसरा, अचीविंग सेल्फ रिलायंस। और सेल्फ रिलायंस का मतलब यही होता है कि खुद पर डिपेंड होना, दूसरे की डिपेंडेंसी खत्म कर देना, दूसरे देशों की डिपेंडेंसी खत्म कर देना। दैट इज कॉल्ड सेल्फ रिलायंट। पेपर में इस क्वेश्चन को भी बहुत बारी देखा गया, मतलब मैक्सिमम टाइम आता ही आता है इसमें से क्वेश्चन। हॉट क्वेश्चन में है, जिसको मैं लिख लेता हूं हॉट्स। यहां तक समझ में आई? इसको प्रोटेक्ट किया कैसे गया? कैसे प्रोटेक्ट किया? कैसे किया गया हो? सर हमारे पास उस टाइम 2 ही टूल होते थे, टैरिफ और कोटा। टैरिफ का मतलब क्या होता है? टैक्सेस, ड्यूटीज, है ना। देखो, टैरिफ रेफर टू द टैक्सेस। किस पर लगते हैं? इंपोर्टेड गुड्स पर। सर जो माल मंगा रहे हैं ना भैया, उस पर जो टैक्स लगेगा ना, मान लो हमने रशिया से क्यों मंगा रहे थे, कहीं और से मंगा लेते बेटा। यूएसए से मंगा रहे हैं हम लोग, कोई गाड़ी बीएमडब्ल्यू मंगा ली, है ना, यूएस से बीएमडब्ल्यू मंगा ली, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई 100% टैक्स लगेगा। क्या बोल दिया? क्या बोल दिया बेटा? वो बेटा क्या बोल दिया? आपसे बोलो, क्या बोला बेटा? क्या बोला गवर्नमेंट ने? पता ही नहीं, क्यों? हम तो वहां पर कमेंट करने में थे, बातें कर रहे थे। बताओ क्या बोला? 100% टैक्स लगेगा। इस बच्चे के लिए जोरदार ताली यार, ये तो हमारी क्लास का होते हुए भी नहीं बेटे। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, हम यहाँ सीख लेंगे। 100% टैक्स लगेगा। क्या लगने वाला है? 100% टैक्स। इसमें कोई शेम वाली बात नहीं है। उस बच्चे ने जिसने जवाब नहीं दिया, बस इतना था, वो अपना किसी और काम में था, कमेंटबाजी ये वो सब चीजें, पढ़ना तो कह रहा है नहीं। तो अब बताओ कैसे रोकेंगे हम? सर इंपोर्टेड गुड्स पर हम लोग क्या कर देंगे? टैक्स बढ़ा देंगे, एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो लोग क्या हो जाएंगे? डिस्करेज। क्या हो जाएंगे? डिस्करेज। अब मान लो 1 करोड़ की गाड़ी आ रही है, 100% लग के तो 2 करोड़ की हो जाएगी, बहुत महंगी हो जाएगी, ड्यूटीज ये वो फलाना। सर यहां से, और कोटा, कोटा का मतलब क्या होता है बेटा? कोटा, QUOTA, कोटा। बेटा कोटा का मतलब होता है कि आप इंपोर्ट कर लो। कई लोग होते हैं कहते कोई बात नहीं 2 करोड़ की हो जाए, मैं मंगाऊंगा भाई, भर के मंगाऊंगा, 10 गाड़ियां मंगाओ। बोला तू अब ये भी नहीं कर सकता। उसके बाद भी तेरे पास क्या होगी? लिमिट। क्या होगी? लिमिट। यार मेरे को एक बात बताओ ना, आप मेरे को, आप इंपॉर्टेंट है फोन यार, ये ना दिखाना और डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, देयर आर 2 वेरियस डिफरेंट थिंग्स। दिखाना,
फिर बता रहा हूं, मुझे मत बता दिखाना और फिर कुछ 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 चीजें छोड़ दे, फोन बंद कर देगा, यहाँ पर आके स्विच ऑफ कर दो। किसका फोन दिखा, किसका था ये फोन, किसका था पहले ये बता, फोन इसका मालिक कौन है? तो फिर तुम्हारे पास क्यों आ रहा था इस पर तो चलो, दोस्त की पीठ में खंजर, पढ़ा नहीं तेरा नाम? लड़के का नाम था दिशु। ओए ना माने, तू ना माने बजे वो चलो छोड़ो बेटा, कोटा का मतलब समझो। मान लो ये लड़का कहता है कि मैं BMW मंगाऊंगा, मैं 10 मंगाऊंगा, तो मैंने कहा रुक जा भाई, मैं गवर्नमेंट हूं, मैं तेरे पर कोटा लगा दूंगा। कोटा का मतलब होता है लिमिट कर दूंगा, फिक्स कर दूंगा कि तुम इंपोर्ट तो महंगा मंगाओगे मंगाओगे और एक लिमिट से ज्यादा नहीं मंगा सकते। जैसे आप दुबई से सोना लेकर के आते हो, क्या दुबई से अनलिमिटेड बैग भर के सोना खरीद सकते हो? इट इज नॉट अलाउड ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ता सर, वो लिमिट कर देती फिक्स। इसी तरह से हमारी गवर्नमेंट ने भी क्या कर दिया, लिमिट लगा दी और फिक्स कर दी, और अपनी डोमेस्टिक फर्म्स को विदाउट फियर इस कंपटीशन से बचा लिया, है ना। एक मेरे को छोटी सी बात होता, इसका रिजल्ट क्या हुआ? क्या पॉजिटिव हुआ? सर पॉजिटिव रिजल्ट्स तो बहुत होंगे, सो क्या नेगेटिव रिजल्ट्स भी थे क्या? आज वो पढ़ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। रिजल्ट्स क्या आया? सबसे पहला, इस पॉलिसी ने प्रोटेक्ट किया। The policy of protection is based on the notion that industries of developing countries like India are not in a position to compete against the goods produced by more developed economies. ये तो ऑब्वियस है कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए डेवलप्ड कंट्री के प्रोडक्ट से compete करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसको हमने कंपटीशन खत्म ही कर दिया है, कोई मंगाएगा ही नहीं है। अब देखो ना, इंपोर्टेड गाड़ियां जब देश में आती है तो देश के जो लोग होते हैं उन्हें पता लगता है अच्छा ऐसी गाड़ियां भी होती हैं। पहले के टाइम में जब हम लोग मर्सिडीज देख लेते थे ना, तो मतलब आप ये लगा लो कि मैंने जब फर्स्ट टाइम मर्सिडीज देखी थी ना, तो उसको 10 मिनट तक ना हम निहारते रहे थे, अच्छा ऐसी होती है, अच्छा टायर ऐसा होता है, जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम देखी थी। तो इसका मतलब है जब मैं देखूंगा मेरी डिमांड तभी तो पैदा होगी। अब पता लगे मेरे को भी चाहिए मर्सिडीज, तो और फिर मेरे को देश की गाड़ियां पसंद नहीं आ रही, तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू था, ऐसे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज खत्म हो जाती। इसको देश ने उस समय बचा लिया, बजाय कि ये करने के कि अपनी क्वालिटी बढ़ाओ ना। देश ने ये जो फैसला लिया सही भी था और गलत भी था। तो इसका रिजल्ट तो हमने पढ़ लिया, रीजन भी हमने पढ़ लिए कि रिस्ट्रिक्शन लगा दी हमने नेसेसरी लग्जरी गुड्स पर, ठीक है ना, और हमने अपने फॉरेन एक्सचेंज के जो ड्रेन के रिस्क था उसको भी हमने बचा लिया। अब आर्ग्यूमेंट्स आ जाओ, कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे थे जिन्होंने बोला कि भैया बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये, तो आपने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर दिया तो भैया बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अब देखो, द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एनकरेज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन ओनली एंड प्रोहिबिट्स सेल टू अदर कंट्रीज, और इट कैन कॉज लॉस ऑफ मनी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। बाहर भी नहीं जा रहा अपना माल, देश के अंदर बिक रहा है। जब देश में क्या होगा, डिमांड ज्यादा हो जाएगी क्योंकि इंपोर्ट तो हमने बंद कर दिया। अब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का करना पड़ेगा, अपने देश के लिए पहले बनाना फिर बाद में करेंगे ना एक्सपोर्ट। इससे हमारा वर्ल्ड ट्रेड भी तो बैरियर लगता है ना, कम हो जाएगा ना। दूसरे देशों से हमारे संबंध भी तो थोड़े से डाउन हो जाएंगे ना, जब हम सामान दे नहीं रहे और ले नहीं रहे, है कि नहीं है। और दूसरा, सम डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स कैन बी मोर कॉस्टली due to scarcity of some resources in the country, while at the same time they can be imported at a cheaper rate from other countries. Moreover, due to lack of competition, the inefficiency in the domestic industries might decreases. अब यहां पर सुनना, एक प्रोडक्ट है जो अपने देश में तो महंगा है लेकिन बाहर सस्ता है। फॉर एग्जांपल, आज की हम लोग बात करते हैं, आईफोन की बात कर लेते हैं। चाइना में आईफोन महंगा है कि सस्ता है हमारे देश से? दुबई में आईफोन महंगा है कि सस्ता हमारे देश से? सस्ता है ना। तो इससे हमारे को क्या हो जाएगा, नुकसान, क्योंकि हम तो इंपोर्ट बंद कर दिया। ऐसी कई आइटम ऐसी थी जो उस समय सस्ती थी देश के बाहर में, और देश के अंदर में वो बहुत ज्यादा महंगी थी। और एक चीज और बताता हूं, देखो जब कंपटीशन खत्म हो जाता है ना, तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज चला रहे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपनी एफिशिएंसी को खत्म कर देते हैं। क्या करते हैं, अपनी एफिशिएंसी को खत्म कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो इस एरिया के अंदर, आसपास 10 किलोमीटर एरिया के अंदर केवल एक ही स्कूल होता है और कोई स्कूल होता ही नहीं। तो आप मुझे बताओ, क्या डेली डेली स्कूल जो है नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करता? क्या डेली डेली स्कूल क्या जद्दोजहद में लगा रहता कि हम कुछ बच्चे को नया दे, कुछ नया करवाएं, कुछ ऐसा करवाएं जिससे बच्चे हमारे पास टिके रहे? अरे बच्चों के पास में कोई चारा ही नहीं है, और तो बच्चे कहां जाएंगे?
तो इसी तरह से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में जब इंपोर्ट बंद कर दिया गया तो दो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में फर्म्स थी, मैन्युफैक्चरर थे, उन्हें लगा कि यार अब क्या होने वाला है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो बाहर से आएगा नहीं माल, तो उनकी एफिशिएंसी भी गिरने लग गई। जहां कंपटीशन नहीं होता वहां पर एफिशिएंसी गिर जाती है 101%। क्लियर है कि नहीं है? सही बात है। तो यहां पर इसका बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक था जो मैंने आपको बताया। ये तो था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आ जाओ, पेपर में एक आता है क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 1950 टू 1990। जो भी किया हमने इंडस्ट्रीज के बीच में उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जीडीपी से क्या हुआ, प्रोटेक्शन हमें कैसे मिली, लाइसेंस पॉलिसी में क्या किया, पब्लिक सेक्टर का क्या रोल था, वो सब देख लेते हैं। अप्रेजल का मतलब होता है कि अभी तक हमने जो किया ना उसका सारा हम लोग इवैल्यूएशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन। देख रहे हैं कि हमने जो किया सही किया कि नहीं किया, और क्या क्या सही किया क्या क्या गलत किया। सबसे पहला आता है जब प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी। जीडीपी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर ने कंट्रीब्यूट करी वो कैसे हो गई? इंक्रीज हो गई। क्या हो गई? अगर हम लोग 19 ये डेटा है 1951 की बात करें तो इट वाज 11.8% कंट्रीब्यूशन 100% में से, ठीक है। और जो बढ़ के कितना हो गया? 24.6। अगर मैं इसका सीधा सीधा मतलब बताता हूं जीडीपी का, अगर हमारा देश 100 रुपए कमा रहा है, क्या कर रहा है? 100 रुपए कमा रहा है, तो उसके अंदर हमारे 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इंडस्ट्री किस में आता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री में। तो 1951 की मैं बात करूं तो 11.8% मतलब 11.8 रुपीज का कंट्रीब्यूशन कौन दे रहा था? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। क्लियर है? और अगर मैं बात करूं 91 की बात करूं तो यही सेकेंडरी इंडस्ट्रीज कितना दे रहा है? रुपीज 24.6। कितना दे रहा है? 24.6। अगर मैं रुपीज 100 का मेरा जीडीपी आ रहा है तो रुपीज 100 की मेरी क्या आ रही है? इनकम। बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर हो गया। और यहां पर देखा गया जो एनुअल ग्रोथ रेट थी वो लगभग 6% रही है। एनुअल ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द पीरियड इज ऑल्सो एडमायरेबल। अच्छी मानी गई, इंडस्ट्रीज को ग्रोथ मिली है वहां पर, लेकिन अभी उसके बाद भी ग्रोथ होनी बाकी है। 90s के बाद तो ये ऐसा बूम हुआ है इंडस्ट्री कि अभी तक रुक ही नहीं रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी जो पॉलिसी आई थी ना देश के अंदर, जो हिस्टोरिकल पॉलिसी है इंडस्ट्रीज को लेकर के, वो आई थी 1991 में। वो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर आ जाओ। और इंडिया जो इंडस्ट्रीज थी वो केवल कॉटन टेक्सटाइल और जूट टेक्सटाइल तक सीमित नहीं थी। उन्होंने कई सारे इंजीनियरिंग गुड्स, कई सारे कंज्यूमर गुड्स, कई सारी और चीजें भी बना ली थी। कब तक? 1990s तक। क्लियर है? और ये इसके सबसे बड़ा जो रोल था वो किसका था? सर, पब्लिक सेक्टर का। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आने के लिए राजी क्यों नहीं थे? क्योंकि उनको पता था कि बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है मार्केट में, रिस्क ज्यादा और डिमांड कम है, तो यहां पर पब्लिक सेक्टर सारा काम करता रहा। ठीक है। अब आ जाओ द प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कई सारे लोगों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मिले कि वो अपने स्मॉल कैपिटल से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी उनके सामने आई, उन्होंने नई ज्यादा प्रमोट करी एम्प्लॉयमेंट। और इससे क्या प्रमोट ही ऑटोमेटिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से क्या प्रमोशन हुआ? सर, इक्विटी। सबसे बड़ा पॉइंट आता है, सबसे बड़ा वर्ड आता है इक्विटी। क्लियर है? जो मिडिल क्लास होगा या जो मिडिल क्लास से भी नीचे होगा वो क्या चलाएगा? एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और इसके आने से हुआ भी क्या? प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। वो तो हमने पढ़ ही लिया। कैसे कैसे किया हमने? सर, थ्रू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, है ना, इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी और लैक ऑफ कंपटीशन। वो कह रहा है कि ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स सम डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स मेड नो सिंसियर एफर्ट्स। आ गया ना? जब कंपटीशन ही खत्म हो गया तो लोगों ने सिंसियर एफर्ट्स लगाने ही खत्म कर दिए to improve the quality of their products and it forced the Indian consumer to purchase whatever is produced by them। अब बताओ, गवर्नमेंट कंपनी कुछ प्रोडक्शन कर रही है और वही खरीदना तो पड़ेगा ही आपको। दूध की प्रोडक्शन हो गई या कोई भी ऐसी चीजें हो गई जो आपको खरीदना पड़ेगा ही। एफर्ट लगाना ही बंद कर दिए कई सारी फर्म्स ने, कई सारी इंडस्ट्रीज ने एफर्ट लगाने क्या कर दिए? बंद कर दिए, क्योंकि कंपटीशन पूरी तरह से खत्म हो गया था। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं, इसीलिए जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी ना एट दैट टाइम, वो पूरी तरह से फेल हो गई थी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो क्वालिटी है ना उससे मैच करने में। क्यों? बाहर के जूते आज भी अच्छे आते हैं। एक भी जूता कंपनी बता दो इंडियन जो बहुत अच्छा जूता बनाती हो। एक भी इंडियन कंपनी ऐसा बता दो जो सबसे अच्छा व्हीकल बनाती हो। एक भी इंडियन कंपनी ऐसा बता दो जो सबसे अच्छा फोन बनाती हो।
लावा बेटा, लावा तो कभी फट जाता है बेटा, तभी तो कह रहा हूं तुम पीछे बैठा करो, लावा है तो। अब सुनो, नोकिया बेटा साउथ कोरिया का है। अब सुनो, गाड़ियों में भी इंडियन कुछ नहीं है, टाटा है, अब टाटा करने लग रहा है, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं था। आज भी इंपोर्टेड गाड़ियों में कौन आती है, बाहर की आती है, मर्सिडीज आ गई, बीएमडब्ल्यू आ गई, और जितनी भी वॉल्वो हो गई, इंडियन है ही नहीं। ना ना, इंडिया मैन्युफैक्चर तो, आप मेरी बात समझो ना, मैन्युफैक्चर तो इंडिया में हो रही है, लेकिन हम लोग कहां पर मैच कर पा रहे थे चीजों को लेकर के। आज भी शूज की कंपनी देख लो, जॉर्डन बाहर का है, अगर मैं बेसिक बात करूं, नाइकी बाहर का है, एडिडास कहां है, बाहर का है, एडिडास तो इंडिया का है शायद, पता नहीं, देख लेंगे। बट मैक्सिमम चीजें आज भी हम लोग compete कहां कर पाते हैं, कर पाते हैं। एबी बाज है बेटा इंडिया का, एडिडास नहीं। बेटा आप समझो ना, बाटा, बाटा के अलावा बता दे एक के अलावा, बाहर की 3600 कंपनी है इतनी सारी। स्पार्क्स, तो स्पार्क्स तुम लेवल से मैच कर रहा है क्या? अरे बेटा कम, मैं कह रहा हूँ मीट नहीं कर पा रही स्टैंडर्ड्स, अच्छी बुरी की बात नहीं हो रही, उनके स्टैंडर्ड्स मीट नहीं, लेवल मीट नहीं कर, लेवल मीट नहीं कर पा रही बेटा। लेवल सबके निकलेंगे, निकलेंगे उनके जो यहाँ पर बैठा रहेगा, पढ़ गया, चुप करके पढ़ेगा, गंदी बातों में ध्यान ना दे करके। अब आ जाओ मेरे बच्चों, लाइसेंस पॉलिसी की हम लोग बात कर लेते हैं। लाइसेंस पॉलिसी आई, लाइसेंस पॉलिसी ने क्या करा, उसने गवर्नमेंट, लाइसेंस पॉलिसी ने हेल्प करा ताकि गवर्नमेंट मॉनिटर कर सके और कंट्रोल कर सके इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को। और एक्सेसिव रेगुलेशन से दो तरह की डिफिकल्टी पैदा हो गई। एक तो मिसयूज, मिसयूज का मतलब क्या हुआ, इट वाज मिसयूज बाय द इंडस्ट्रियल हाउसेस, सम बिग इंडस्ट्रीज वुड गेट अ लाइसेंस not for starting a new firm but to prevent competitors from starting new firms. For example, इसने दुकान खोली, मैंने अब इसके साथ में दुकान डाल दी लाइसेंस लेकर के, ताकि मैं इसका काम खत्म कर दूं। एक समय तक लॉस होगा, उसके बाद ये अपना दुकान उठा के चला जाएगा, मैं अपना मोनोपोली एंजॉय करूंगा। दूसरा लैक ऑफ कंपटीशन, सॉरी, दूसरा आता है टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूम का मतलब होता है एक ये कम्बरसम और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है लाइसेंस लेने का। आज भी आप जब लाइसेंस लेने जाते हो, ड्राइविंग लाइसेंस की बात में कर लूं, तो वो बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना, उस समय भी बड़ा कॉम्प्लेक्स होता था। और देखो, एक मिडिल क्लास हो गया और एक या तो लोअर क्लास हो गया, उसके लिए लाइसेंस लेना बड़ा ही मुश्किल हो जाता था। वहां पर धांधली चलती थी, पैसे खिलाने पड़ते थे, जैसा कि आज होता है वैसा ही उस समय हुआ करता था। तो लाइसेंस एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। तो एक लाइसेंसिंग पॉलिसी की ये दो डिफिकल्टीज थे, एक तो मिसयूज, दूसरा टाइम कंज्यूमिंग। यहां तक बात समझ में है। अब आ जाओ 6th पॉइंट, पब्लिक सेक्टर मेड अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन बाय क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। देखो मैं तो ये कहता हूं कि इसमें लिखा हुआ है, बट कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज थी वो भी बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करी थी। अभी हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि 90s तक तो आपने इतना बहुत बढ़िया कर लिया, 91 में ऐसा क्या आ गया कि जो देश के अंदर में भुखमरी आ गई थी, जो देश के पास में सिर्फ 20 दिन का पैसा बचा था यार, कुछ दिनों का पैसा बचा था देश के खाने के लिए, उसमें एकदम से ऐसा क्या हो गया था, अगर हमारा पब्लिक सेक्टर इतना अच्छा काम कर रहा था। जस्ट अगले ही चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले, ऐसा हुआ था। तो उसके पीछे खाली कारण यही नहीं था कि पब्लिक सेक्टर का बहुत बुरा हाल था, और भी कई सारे रीजंस थे, ठीक है। तो अब आ जाओ पब्लिक सेक्टर, इन्होंने यहाँ पर रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन दिए क्योंकि देयर वाज वेरी लेस प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स हु वर डीलिंग। सो however the private public sector continued to monopolize that too effectively in certain non essential areas। monopolize का मतलब क्या होता है कि एक ही तरह की, सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है और कोई है ही नहीं उसके अंदर। फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन कोई भी नहीं था, होटल इंडस्ट्री कोई नहीं था, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स लाइक मॉडर्न ब्रेड in certain non essential areas which could be well handled by the private sector। अच्छा, यहाँ पर जो बोल रहा है टेलीकम्युनिकेशन, होटल इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स लाइक कंजम्पशन गुड्स, मॉडर्न ब्रेड, तो ये सारी की सारी किसके हाथ में दे दी थी, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में थी, क्योंकि नॉन एसेंशियल मानी गई थी यहाँ पर। उसका रिजल्ट क्या हुआ, जो प्रीशियस फंड था पब्लिक सेक्टर का चैनलाइज्ड हुआ एरियाज के अंदर, जो और जहाँ पर वेयर पब्लिक सेक्टर कुड हैव बीन इजीली एंगेज। सो मैनी पब्लिक सेक्टर्स फर्म आल्सो इनकर्ड ह्यूज लॉसेस। आ गया ना, कई सारी ऐसी पब्लिक सेक्टर थी जो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई और बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाई और उनको ह्यूज लॉसेस का सामना करना पड़ा। बट उनको फिर भी कंटिन्यू करना था। क्यों करना था, क्योंकि अगर वो बंद कर देंगी तो देश को कौन चलाएगा, देश को कौन चलाएगा। बिकॉज अगर वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बंद हो जाएगा
तो ये तो एक देश के लिए बहुत ही बुरी बात हो जाएगी ना। तो इसलिए गवर्नमेंट की कई सारी ऐसी बीमार यूनिट जो लॉस में चल रही थी, गवर्नमेंट ने उसको भी लंबे समय तक चलाया। आपने एमटीएनएल बीएसएनएल सुना है? महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, इन्होंने काफी लंबे समय तक ह्यूज लॉसेस सहन करे हैं। इन्होंने रिसेंट में इसको बंद किया। जो टेली वो आता था ना, ये वाले फोन आते थे, लैंडलाइन आते थे, तो ये पहले चलते थे, लॉसेस में भी चलते रहे, लेकिन अब इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया। कारण क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को टोटली प्राइवेट सेक्टर ने कैप्चर कर लिया है। कोई भी ऐसा सिम कार्ड जो आपको दिखता हो गवर्नमेंट का है, कोई भी ऐसा सिम कार्ड, कोई भी ऐसा सिम कार्ड नहीं जो गवर्नमेंट का आपको नजर आता है कोई गवर्नमेंट का सिम कार्ड? बेटा क्या मैसेज कुछ पढ़ रहे हो क्या? तो फिर हंस क्यों, ऐसा क्या हो गया, हंस क्यों रहे बेटा? फिर 6 बज गए थे, क्या हुआ? बहुत खुश नजर आ रहे हो। रिचार्ज हो गया ना भाई का? ऐसे ही होता है भाई, पुराने लोगों को भूल जाती जब जिन जीवन में फिर से बाहर आ जाती है। मैंने कब आपको भूल दिया? नहीं कोई बात नहीं भाई, शांति, आप शांति रखो बेटा। शांति का मतलब ये होता है। यहाँ तक समझ में आया? तो बेटा मोटा मोटी बात ये की गई, इसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल था पब्लिक सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर का भी काफ़ी रोल था, लेकिन नॉन एसेंशियल आइटम्स में प्राइवेट सेक्टर का रोल रखा गया है ना। और देश ने कई सारी चीज़ों को सहा। अब देखो, जब देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर्स नहीं होते, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर नहीं होते, तो देश को संभालने के लिए पब्लिक सेक्टर जो है ना सारा दारोमदार उठाती है। और उसके अंदर जब नई चीज़ें आती हैं तो जो आम जनता होती है ना, वो नई नई चीज़ों को एक्सेप्ट जल्दी से नहीं करती है ना। तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो एट द एंड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई, और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ने वाले हैं किस तरह से हमें एकदम से लॉसेस होने शुरू हो गए, हम लोग बहुत हैवी लॉस में चले गए, बहुत ही पुअर स्थिति हो गई, और देश को हमारे बचाने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा 1991 में, हम लोग पढ़ेंगे अगले सेशन में। सो धन्यवाद।